हुकूमत और एफबीआर ने टैक्स नेट को बढ़ाने और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा यानी 13,000 अरब रुपए का टैक्स टारगेट हासिल करने के लिए टैक्स निज़ाम में नॉन फाइलर्स की कैटेगरी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने और टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का ऐलान कर दिया है। 14 अक्टूबर की डेडलाइन के बाद हुकूमत कार्रवाई करने का ऐलान कर रही है। इसके साथ साथ आज चेयरमैन एफबीआर और वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तलिफ कंपनीज की डिटेल्स बताई कि कैसे जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वो टैक्स चोरी कर रही हैं। स्टील, सीमेंट, बैटरी, बेवरेजेस, टेक्सटाइल, इन कंपनीज के बारे में बताया, सख्त एक्शन लेने का कहा और जो प्रोसीडिंग्स होंगी ये भी कहा कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस हवाले से क्या क्या होगा 15 अक्टूबर के बाद, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों जो टैक्स फाइल नहीं कर रहे, नॉन फाइलर्स हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां होंगी, चाहे वो कंपनीज हो और रजिस्टर्ड कंपनीज के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी तो वो कंपनीज जो रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ अगर 15% कंपनियां सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां होंगी, क्या अभी तक तैयारी की गई है। हमारे साथ राशिद महमूद लंगड़ियाल, चेयरमैन एफबीआर मौजूद हैं। लंगड़ियाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आपने और फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जो कंपनीज के हवाले से बात की उस पर बात करेंगे, जो रजिस्टर्ड हैं जो नहीं है उन पर भी बात करेंगे। मगर 14 अक्टूबर की डेडलाइन आ रही है, आपने बार बार कहा है कि जो नॉन फाइलर्स हैं वो कैटेगरी खत्म की जाएगी और सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। 15 अक्टूबर होती है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, 15 अक्टूबर को ज़ाहिर है 14 अक्टूबर को हमारा लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न का, तो ये तो टैक्स रिटर्न के हवाले से है। लेकिन इसके साथ साथ वो एक इशू असल में है नहीं ना, मल्टीपल इश्यूज हैं। सो नॉन फाइलर का पहले देख लेते हैं। नॉन फाइलर के लिए इस वक्त गवर्नमेंट का जो इन प्रिंसिपल फैसला है, ज़ाहिर इस पर एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस चलेगा और इसमें कुछ टाइम लगेगा। वो ये है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म हो जाएगी, जिसका कहने का ये मतलब है कि जो नॉन फाइलर हैं वो उन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं बन सकेंगे जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। हम ज़ाहिर है इसमें एक्सेप्शंस भी देंगे, जैसे हमारे वो लोग हैं जो बिलो टैक्सेबल इनकम हैं और उन्होंने कोई छोटी छोटी अपनी चीज़ें करनी हैं, उसके लिए उनके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं होगी। लेकिन जो टैक्सेबल लिमिट में लोग हैं और जो बड़ी ट्रांजैक्शंस करते हैं, खा वो गाड़ी ख़रीदते हैं, खा वो मूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, खा वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन सब चीज़ों पे पाबंदी होगी। इसी तरह कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ, नॉर्मल बैंक अकाउंट ऑपरेट करने पे पाबंदी होगी। आसान अकाउंट सबको अवेलेबल होगा, जो जिसकी अपनी एक ट्रांजैक्शंस हैं। उससे ऊपर अगर आपने जाना है तो उस पर पाबंदी होगी। हम तो ये कुछ पाबंदियों से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारे हमसाया मुल्क में 15 किस्म की पाबंदियाँ हैं, जिसमें इवेंचुअली गवर्नमेंट वुड मूव के हम शायद जो एयर ट्रैवल है उसको भी इसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो नॉन फाइलर कैटेगरी जो है उसके साथ आप दो चीज़ें नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव अ लाइफस्टाइल दैट वारंट्स इनकम टैक्स एंड स्टिल यू आर अ नॉन फाइलर, ये नहीं हो सकता। और साहब साथ में ये भी बताइएगा, आपने कहा कि ज़ाहिर इस हवाले से कार्रवाइयाँ होंगी और ये सब होगा, मगर होमवर्क कितना है? क्या 14 अक्टूबर के बाद होमवर्क शुरू होगा, उसके बाद कार्रवाइयाँ होगी, या फिर लोगों का बैंक अकाउंट्स, लोगों की ट्रांजैक्शंस, लोगों के क्रेडिट कार्ड, उनका ट्रैवल डेटा, इसका डेटा इकट्ठा कर लिया है और कार्रवाई का आगाज़ होगा? जी, हमारे पास देखिए दो तरीके हैं। एक है एक्स एंटे ट्रांजैक्शन को करना, उसके लिए ज़रा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, वो 1-2 महीने लगेंगे। लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, थर्ड पार्टी से डेटा है, उसके ऊपर हम इसी साल मेजर इंटरवेंशन कर रहे हैं। हम ऑडिट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, बाकी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, तो वो भी देखेंगे। लेकिन आप ये देखें, ये इनकम टैक्स यूनिवर्स एक छोटी सी यूनिवर्स है। असल में जो इनकम टैक्स में हमें वो ये आ रहा कि एक नरेटिव बनाया गया कि जी चंद % लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बाकी नहीं देते। जब हमने डेटा का एनालिसिस किया तो जो इनकम टैक्स में अंडर फाइलिंग है वो मेजर प्रॉब्लम है, नॉन फाइलिंग तो है ही है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स छोड़ के जो बाकी का इनकम टैक्स है, विच इज़ AOPs, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप्स, उसमें जो टोटल हमारा इनकम टैक्स का गैप है वो 1.3 ट्रिलियन का है और इसमें से 1.2 ट्रिलियन का गैप सिर्फ टॉप 1% का है, यानी टॉप 1% ऑफ इनकम ग्रुप का है। सो टॉप 1% के लोगों की जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो 1.7 ट्रिलियन बनती है। उसमें से 499 बिलियन वो दे रहे हैं, 1.2 नहीं दे रहे। अच्छा, वो जो नहीं दे रहे
एक सूरत तो ये है कि वो फाइलिंग ही नहीं कर रहे, और दूसरी सूरत ये है कि वो अंडर फाइल कर रहे हैं, यानी वो टॉप 1% की स्लैब में नहीं फाइल कर रहे, वो नीचे जाके फाइल कर रहे हैं। तो ये हमारा इनकम टैक्स साइड पे एक बहुत बड़ा इशू है। एक्चुअली आपके सिर्फ टॉप 5% लोग हैं जिनकी सिग्निफिकेंट इनकम टैक्स लायबिलिटी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि शाहजेब साहब, ये जो टोटल लोग बनते हैं ये रफली आपके बनते हैं कोई 30 लाख के करीब लोग जिनकी असल में टैक्स लायबिलिटी है। 30 लाख हाउस होल्ड आप कह लें। आप दूसरी तरफ अंदाज़ा लगाएं, हमने दूसरा डेटा भी देखा, इस मुल्क में सिर्फ 40 लाख घर ऐसे हैं जिसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है। इस मुल्क में जिसमें इतनी गर्मी है, इसमें अगर कोई बंदा एयर कंडीशनर नहीं लगाता तो वो अमीर आदमी नहीं है, उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट, वरना वो सबसे पहले तो अपने घर का ख्याल करता ना। तो ये 40 लाख घर या 35 लाख घर हैं, इन्हीं से मैक्सिमम हमारा टैक्स है जो इनकम टैक्स वाली साइड। अच्छा, मगर इसमें से कितने हैं जो पहले से फाइलर्स नहीं हैं या इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये बार बार एतराज होता है कि जो एक दफ़ा सिस्टम में आ जाए उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, जो सिस्टम से बाहर है उनके ऊपर सख्ती नहीं हो रही होती है। तो क्या जो सिस्टम में है, आप कह रहे हैं वही बहुत ज़्यादा या तो अंडर फाइल कर रहे हैं, जो उनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके मुताबिक नहीं दे रहे हैं सिस्टम में आने के बावजूद, या जो सिस्टम से बाहर है वो बहुत बड़ी तादाद है जिसके ऊपर आप क्रैकडाउन करेंगे? सर, क्योंकि हमारे पास ना ये देखना सिस्टम के बाहर का एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसमें से मेजॉरिटी वो हैं जो अंडर फाइल कर रहे हैं। नॉन फाइलर भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से देखें तो नॉन फाइलर बड़ा प्रॉब्लम है। टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से देखें तो अंडर फाइलिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ एक वो नरेटिव जो है वो, क्योंकि हमारे पावरफुल क्लासेस ही उसे डिक्टेट करती है, वो ये बनाया गया कि जी 2% लोग टैक्स देते हैं और बाकी तो कोई टैक्स नहीं देता। ये बात दुरुस्त है कि कम लोग टैक्स देते हैं, लेकिन जितना हम गरीब मुल्क हैं हमारे बहुत थोड़े लोगों का टैक्स बनता है। वो जो बहुत थोड़े लोग हैं वो अंडर फाइलिंग कर रहे हैं, मेल प्रॉब्लम वहां से अराइज हो रही है। आप दूसरी तरफ सेल्स टैक्स में देखें ना, बस मैं ये सेल्स टैक्स पे आ रहा हूं। जब आज जो आप लोगों की आज जो आपकी प्रेशर थी उसमें जो एक नंबर दिया फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि 7 ट्रिलियन की अगर हमारे पास टैक्स चोरी है तो उसमें से आधी सेल्स टैक्स की मद में है, यानी तकरीबन 3.5 ट्रिलियन की। और जब कंपनीज की बात हो रही थी तो आपने जो मुख्तलिफ कंपनीज बताई, आप नाम नहीं ले रहे थे मगर आप जिक्र कर रहे थे एक आध कंपनी के अलावा आपने नाम नहीं लिया, कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, स्टील में, सीमेंट में, बैटरी में, बेवरेजेस में, टेक्सटाइल में, जो बड़ी बड़ी नामवर कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड भी हैं, उसके बावजूद एक मैसिव अमाउंट है जिसकी वो टैक्स चोरी कर रही हैं। आपने वार्निंग भी दी उनके जो मुख्तलिफ CFOs हैं, CEOs हैं कि आप साइन ना कीजिएगा, अगर आपने साइन कर दिया तो फिर आपके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी। ये क्या कहानी है और क्या होने जा रहा है इस पर? देखें, अब हुआ ये कि हमने ये किया, यहाँ मैंने आने के बाद यहाँ FBI में बड़े अच्छे अच्छे अफसर हैं, उनकी एक टीम इकट्ठे की। ये वो लोग थे जो डेटा से ज़रा वक्फियत रखते थे और डेटा एनालिसिस को समझते थे। कुछ हमारे साथ कोई कंसल्टेंट भी थे। हमने ये किया कि जो इनकी डिक्लेयर्ड सेल्स टैक्स रिटर्न ना, उनका मुवाजना किया आपस में। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी डिटेल भी भिजवा दूंगा। मेरे पास है डिटेल्स, आप आवाम के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सेम सेक्टर में जी बिल्कुल करेंगे। सेम सेक्टर में स्टील है फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ये कहती है कि मेरा इनपुट टैक्स है वो 7% है, दूसरी कंपनी कहती है 21%। इनपुट टैक्स इज अ प्रॉक्सी फॉर द इनपुट दैट यू हैव यूज्ड। अब अगर इतना डिफरेंशियल हो तो दोनों कंपनीज मार्केट में नहीं रह सकती। एक का फिर कास्ट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि या वो सेल को सप्रेस कर रहे हैं और उनका इनपुट टैक्स की रेशियो बढ़ रही है, या वो इनपुट के रॉन्ग क्लेम्स डाल रहे हैं। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। इसी तरह जब हम देखते हैं बैटरी के सेक्टर में, तो जो हमारा बेंचमार्क या बेस्ट प्रैक्टिस है इंडस्ट्री में वो 8% है, लेकिन 15% पे वो चले जाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब हमने सीमेंट में देखा तो सीमेंट में आप कोल जो है वो एक एज ए ईंधन इस्तेमाल होता है, तो कोल की एक रेशो होनी चाहिए ना कि आप कितना सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हमने अच्छा, आप कोल क्योंकि डिफरेंट टाइप का होता है तो उसकी प्राइस भी डिफरेंट होती है। तो जब हमने बेस्ट
प्रैक्टिस देखा, और वो बड़ी कंपनी है, वो भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, और हमने साल पूरे का डेटा देखा, हमने एक महीने का नहीं देखा, ताकि उसने जी कोल पहले खरीद लिया था बाद में खरीद लिया था, वो इश्यूज ना हैं। तो जो अच्छी प्रैक्टिस वाली कंपनी है वो कह रही है कि अगर मैंने 1 टन का सीमेंट प्रोडक्शन करनी हो तो मेरा जो कोल पे खर्चा आता है वो 3500 या 3600 आता है। दूसरी कंपनी कह रही है जी कि मेरा 5000 आता है। अगर ये रेशो हो तो उसको या तो सीमेंट के बैग की प्राइस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ये सिमिलर सीमेंट की अब हम बात कर रहे हैं। अच्छा, बैग क्योंकि कंपेटिटिव है, सेम मार्केट में है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये डिफरेंशियल हो। सो जो कंपनी कह रही है मेरा 5000 खर्चा आता है, वो दरअसल सेल को सप्रेस कर रही है या कोयले को कहीं और बेच रही है। बुक यहां कर रही है, बेच कहीं और रही है। तो हमने ये एक आध कंपनी का नहीं, और ये जब हमने इन कंपनीज का देखा, कोल का जैसे मैं सीमेंट का कह रहा हूं, तो हमने सब कंपनीज का कंपैरिजन किया। इनपुट टैक्स की रेशो 7% भी है और 19%। 7 और 19 नहीं हो सकता, 7 और 8 हो सकता है, 6.5 और 7 हो सकता है, 19 नहीं हो सकता। अगर ये सिचुएशन हो तो इसका मतलब है कि मार्केट सेगमेंटेड हो गई है। सीमेंट में सेगमेंटेड मार्केट नहीं है, और जाहिर है बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और जब आप कोल की बात कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि या तो आप अपनी कॉस्ट को इन्फ्लेट करके वो कोयला मार्केट में बेच रहे हैं, फिर शुगर की जब आप बात करें बेवरेजेस की, तो एक कंपनी जो बाहर की कंपनी है वो जो अपना शुगर का इनपुट दिखा रही है और जो दूसरी दिखा रही है उसमें डबल से भी ज्यादा का फर्क है। अब जो बाहर की कंपनी है उसका कोई लोकल ओनर नहीं है, जो दूसरी कंपनीज आप कह रहे हैं उसके लोकल ओनर्स हैं। टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन में आप कह रहे हैं कि यही मसाइल, और ये सारी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। जी बिल्कुल रजिस्टर्ड कंपनी। अब क्या हुआ, क्या हमने एक सेल्फ असेसमेंट मोड में गए सेल्स टैक्स में, जब सेल्स टैक्स की हमारे पास रिजीवर, पूरी दुनिया में सेल्फ असेसमेंट मोड है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लेवल ऑफ ट्रूथ है ना एज ए सोसाइटी, वो बहुत कम है। तो जब लोगों ने अपनी गलत सलत फाइल करनी शुरू की तो दूसरी साइड पे हमारी ऑडिट कैपेसिटी भी नहीं थी। मैं ये नहीं कहता ये सिर्फ इन कंपनियों का कसूर है, मैं ये कहता हूं ये हमारी कमजोरी भी है। कमजोरी का ये मतलब नहीं है कि इन कंपनीज ने अपनी ऐसी रिटर्न्स जमा करानी है जो ब्लेटेंटली रॉन्ग हो। मतलब उनकी जिम्मेदारी अपनी जगह है कि उन्होंने अपनी रिटर्न दुरुस्त जमा करानी है। जैसे आप बेवरेजेस में देखें, एक कंपनी है वो कहती है कि मैं, जो जरा बेहतर कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, वो कह रही है कि हमारे पास जो इनपुट है एज ए परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, वो इसका है, जब हमने इसका कास्ट ऑफ शुगर का है, जो कास्ट ऑफ शुगर एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो 7% 8% है। दूसरी कह रही है 16% है। इसका क्या मतलब है? या तो शुगर की प्राइस वो जो लेते हैं वो डबल प्राइस पे ले लेते हैं। अब शुगर की प्राइस भी आपको पता सेम होती है मार्केट में, या वो डबल शुगर डाल रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं ना कि आप डबल शुगर के साथ ए रेटेड ड्रिंक बना रहे हो। मतलब डबल शुगर के साथ डालेंगे, खरीदेगा कोई नहीं ना, तो वो उसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाएगा। तो ये टोटली इलॉजिकल बातें हैं। और ये जब 6 कंपनी हमने बड़ी का कंपैरिजन किया विच रिप्रेजेंट कोई 59% ऑफ द टोटल सेल्स, तो एक 7% पे और एक 16% पे खड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है सर। तो असल में जो इशू था वो ये था कि हमारे, आपको पता है पब्लिक सेक्टर में उससे एनालिटिक्स की कैपेसिटी की कमी थी। हमने को 2 महीने से लोगों को लगाया, उन्होंने डिटेल डेटा, और इसमें से कोई डेटा ऐसा नहीं जो एफबीआर का हो या मार्केट इंफॉर्मेशन हो, ये डिक्लेयर्ड सेल्स का डेटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो डिक्लेयर्ड सेल इन्होंने खुद साइन ऑफ किया है। अब मसला ये है, जो आज मैं बात कर रहा था, वो ये कह रहा था अंडर सेल्स टैक्स लॉ के तहत गलत डेटा देना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये देखिए सेठ का तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो हमारे बेचारे सीएफओज वहाँ हैं, सीईओज हैं, जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, वो उसे साइन ऑफ करके दे रहे हैं। इनके खिलाफ कल एक्शन होगा तो उनकी फैमिली कहेंगे कि हमने हमारा तो, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखें इसका मतलब क्या है। इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट और रिफंड में कोई फर्क नहीं इन टर्म्स ऑफ लॉस टू द नेशनल एक्सचेकर। यानी जिस तरह कोई बंदा बैंक में जाके डकैती करे या इनपुट टैक्स का क्लेम ज्यादा डाले, इन दोनों में कोई फर्क नहीं अगर उसने नीयत से गलत डाला है। और इन सारे केसेस में लग रहा है कि नीयत से गलत डाला गया है। अच्छा, अब ये ज़रा इंडिविजुअल केसेस में एविडेंस बिल्ड करेंगे। हमने इसलिए आज किसी कंपनी का नाम भी नहीं लिया, वो हमारा एक पूरा विंग है, उसको ऑथराइज कर दिया गया है कि वो अपना एक्शन लें। लेकिन अगर हम नहीं करते और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑन द फेस वैल्यू, तो हमारी नेग्लिजेंस है। तो हम सोसाइटी में जिन चीज़ों को क्राइम समझते हैं
क्राइम नहीं समझते इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अब ये अब इसमें फ्लाइंग इनवाइसेस भी सब ये जो माजी का है जितना भी डेटा, अब जाहिर है आप जिसको कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी कमजोरी होगी, एफबीआर की तरफ से कमजोरी का नहीं, माजी में मिली भगत का इल्जाम लगता रहा है कि जी वहां से भी ऑफिसर्स मिली भगत करते हैं, यहाँ से कंपनीज भी जो है वो अपना जो डेटा है उससे टैक्स चोरी कर रही होती है। नाउ जब आप वार्निंग दे रहे हैं आइंदा के लिए, तो ये जो माजी का डेटा आपने इकट्ठा करके अदाद शुमार रखे हैं उस पर भी कार्रवाई होगी? आप आइंदा के लिए कह रहे हैं कि अपने अकाउंट्स को ठीक करें, सही तरीके से टैक्स जमा कराएं ताकि इस लायबिलिटी से बच सके? सर देखें, माजी पे भी देखें, एमनेस्टी देने का तो किसी को राइट नहीं है। लॉ में जो क्राइम है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इतना नंबर ऑफ ह्यूज हर महीने सेल्स टैक्स रिटर्न आती है, तो हमारी जो करंट कैपेसिटी है उसको इन्वेस्टिगेट करने की और प्रोसिक्यूट करने की वो लिमिटेड है। बट मसला ये नहीं होता कि आप हर केस को प्रोसिक्यूट करें, होता ये रहा है कि हम कुछ केसेस में भी पूरी प्रोसिक्यूशन नहीं करते रहे। तो जब हम कुछ केसेस में करेंगे तो इट विल वर्क एज अ डिटरेंस। डिटरेंस ज़रा पास्ट के लिए नहीं हो सकता, फ्यूचर के लिए होगा, बट एमनेस्टी किसी को भी नहीं है। अगर अब भी 15 को जो सेल्स टैक्स रिटर्न आनी है वो बेहतर हो जाती हैं तो उससे जाहिर है वो चोरी का लेवल कम हो जाएगा और आपका जो टैक्स फ्रॉड है उसका लेवल कम हो जाएगा। तो हमें दोनों साइड पे देखना है। पास को हम बिल्कुल एमनेस्टी नहीं दे सकते, लेकिन पास के ऊपर एक्शन को हम एज ए डिटरेंट यूज करेंगे टू इंप्रूव एक्स एंटे बिहेवियर एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर्स एंड सेट्स एंड एओपीज के वो अपनी रिटर्न को बेहतर कर लें। बुनियादी तौर पर इतने बड़े स्केल पे जब आप काम करते हैं तो आप पुलिसिंग नहीं कर सकते हर की, आप डिटरेंस, आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कार्ड बढ़ाते हैं और आप डिटरेंस को इफेक्टिव करते हैं। जब उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये डिटरेंस इफेक्टिव है तो ये खुद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। वैसे अगर अब 3 लाख कंपनीज में से सिर्फ 14% रजिस्टर्ड हैं, आप कह रहे हैं कि उनमें भी बहुत बड़ी आपको चोरी के अलामात नजर आ रहे हैं, तो जो बाकी 86% है उनका क्या किया जाएगा? मैं सर बताता देखिए, जब हम कहते हैं ना 14% कंपनीज रजिस्टर्ड है, बट दे रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ द यूनिवर्स। जब हम मैन्युफैक्चरिंग में कहते हैं ना कि 14% सिर्फ रजिस्टर्ड है, वो आपने हमारा डेटा देखा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये 14% ऑफ वॉल्यूम है। वॉल्यूम ये मेजॉरिटी है, तो ये मेजॉरिटी वाले वॉल्यूम का तो इसका ये मतलब नहीं बाकी को छोड़ देंगे सर। बाकी कुछ तो बहुत छोटे यूनिट है, लेकिन जो यूनिट, जिन यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग साइड पे 2,50,000 से ज़्यादा की जिनका सेल होगी, उनके खिलाफ हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है और इंशाल्लाह कैबिनेट के पास जा रहे हैं। हमने असम्बलीज वगैरह ड्राफ्ट कर ली हैं। हम उनके अगेंस्ट मैसिव कोर्सिव पावर लेंगे। इसमें बैंक अकाउंट भी फ्रीज होंगे, प्रॉपर्टीज भी अटैच होंगी, प्रेमिसेस भी सील होंगे, और लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा। इन कंपनीज को नोटिस जाएगा, क्यूरेटिव टाइम दिया जाएगा, उसके बाद एक कमेटी होगी जो बैठेगी जिसमें चेंबर का नुमाइंदा भी बैठा होगा और उनको मौका दिया जाएगा कि वो साबित करें कि हम बहुत छोटा यूनिट है, हम लायबल नहीं है टू बी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड। अगर वो लायबल नहीं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन नाउ आपको पता है आजकल तो बहुत टेक्निक्स है, लोगों ने सारे अपने बिजनेस से सोशल मीडिया पे जो अभी मैंने गुजरांवाला में एक एक्सरसाइज कराई, हमने सिर्फ सोशल मीडिया पे जो नोन डेटा था उसको जब कंपेयर किया सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड डेटा में, तो वो ज्योग्राफिकली आप ये समझिए कि बिल्कुल ज्योग्राफिकल क्यूबिकल में आपको पता चल जाता है ये अनरजिस्टर्ड है। तो मॉडर्न टेक्निक्स, डिजिटलाइजेशन की, एआई की टेक्निक्स और फील्ड की कैपेसिटी बढ़ा के हमने गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट की है और होपफुली गवर्नमेंट हमारे साथ करेगी। हमारे जो ऑफिसर्स हैं ना फील्ड में, एक तो बहुत लो पेड है, आपको अंदाजा नहीं होगा, हमारा जो यंग अफसर ज्वाइन करता है उसकी 1,11,000 सैलरी है। गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब इज काइंड, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इनको इंसेंटिव पैकेज भी दें, इनको हम मोबिलिटी भी देंगे ताकि दे आर एबल टू गो आउट इन द फील्ड एंड डू द फील्ड वर्क। 20-22 सालों से एफबीआर के आईआरएस के अफसरान को इनेबल ही नहीं किया गया कि अपना फील्ड वर्क कर सके। तो इंशाल्लाह एक कंप्रीहेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना है जिसमें पीपल भी है, प्रोसेस भी है, टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी यानी डिजिटलाइजेशन का काम करेंगे, प्रोसेस ये जो पॉलिसी चेंजेस है वो लेके आएंगे और एचआर के इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट करेंगे कि वो जाके काम करें। हम बहुत इनोवेटिव मॉडलिंग उसकी कर रहे हैं इस वक्त और इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर इसकी अप्रूवल्स हमें कैबिनेट से मिल जाएंगी। अब जो आपका फर्स्ट क्वार्टर का टारगेट था उसमें आपने सितंबर में इंप्रूवमेंट दिखाई, उसको लिमिट किया 93 अरब रुपए तक, बट इनकम टैक्स में इंप्रूवमेंट है, बस सेल्स टैक्स आप कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, वहां पर शॉर्टफॉल था, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी। अब कस्टम्स होता है कि जी इंपोर्ट का जो डेटा है चाइना का लें तो अलग आता है, हमारे यहाँ अंडर इनवॉइसिंग की वहां भी शिकायत आती है, इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं?
सर जो आपका कस्टम्स का देने देखे ना, एक तो हमारा स्मगलिंग का बहुत बड़ा इशू है कस्टम साइड पे, कुछ 750 बिलियन का इशू है। हमने उसका भी एक कम्प्रीहेंसिव प्लान एंटी स्मगलिंग स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें हम नई पोस्टें बना रहे हैं, हम इंडस के ब्रिजेस के ऊपर कोई नए चेक पॉइंट्स बना रहे हैं, डिजिटल एनफोर्समेंट स्टेशन बना रहे हैं। इंशाल्लाह उसके बाद आपकी बहुत सारी स्मगलिंग जो आपके इकोनॉमिक सेंटर्स में जाती है वो रुक जाएगी। लेकिन जो बड़ी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कस्टम्स की पोर्ट्स के ऊपर, उस पर काम हो रहा है, इंशाल्लाह दिसंबर तक वो फंक्शनल हो जाएगी। हमारा मसला ये था कि कस्टम की पोर्ट के ऊपर दो चीजें होती थी, एक मिस डिक्लेरेशन होता था, आपने चीज कोई मंगाई डिक्लेयर कुछ और दे दी। दूसरा ये होता था कि आप अंडर इनवाइसिंग करते थे, उसकी प्राइस वगैरह कम कर देते थे, उसकी कैटेगरी चेंज कर देते थे, प्राइस कम कर देते थे। तो दो हमारे मेन ऑपरेटर होते हैं अप्रेजमेंट में, एक जिसे हम अप्रेजर कहते हैं और एक जिसे एग्जामिनर कहते हैं। हम इन दोनों को फेसलेस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, कोई इंपोर्टर ये रिस्क नहीं लेता कि वो जब कंटेनर मंगाए तो उसे अगर जब तक उसका हो चुकी हो कलूजन की तो वो ये रिस्क नहीं लेता। तो हम ये जो कलूजन की कोऑर्डिनेशन इसको ब्रेक कर रहे हैं। अभी हम ये करेंगे कि हम ये हमारे पास ये 450 जो अप्रेजर्स हैं इसका एक पूल क्रिएट कर देंगे और इनको हॉल्स में बिठाएंगे, सैनिटाइज्ड हॉल्स में। जब ये हॉल के अंदर चले जाएंगे इनके पास फोन भी नहीं होगा और इनको जो जीडी है वो तब एलोकेट होगी जब ये अपने टर्मिनल पे बैठ जाएंगे। अब टर्मिनल पे जब तक ये बैठे नहीं, इंपोर्टर को नहीं पता उनका कौन सा अप्रेजर होगा। सो बेसिकली वी आर क्रिएटिंग अ कोऑर्डिनेशन फेलियर इन करप्शन कलूजन। तो इसे हम फेसलेस एग्जामिनेशन, बट बेसिकली क्योंकि आप रैंडमली उसको जीडी असाइन कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं कि मैंने किस इंपोर्टर का मैंने देखना है, और जब वो उसने अपना प्रोसेस शुरू किया है उसके बाद इंपोर्टर उससे राब्ता नहीं कर सकता, हमने उसकी कम्युनिकेशन ही खत्म कर दिया बाहर से। तो इसके नतीजे में एसेंशली हम वो जो कलूजन का नेटवर्क है तोड़ देंगे। कलूजन का नेटवर्क तो टूट जाएगा, आप पीछे सिर्फ ये खतरा रह सकता है कि वो काम अच्छे तरीके से ना करे, स्टेट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना करे, या वो बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम में उनके प्रोसेस थ्रूपुट टाइम्स मौजूद हैं, तो हम उसके साथ कंपेयर करेंगे और एक थर्ड लेयर क्रिएट करेंगे। देखिए 450 हमारे पास अप्रेजर है ना, किसी भी सिस्टम में, लार्ज सिस्टम में 10-12 ईमानदार अच्छे लोग मौजूद होते हैं, वो खा अप्रेजर लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो। तो हम रैंडमली जो ये काम करेंगे उसको थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराएंगे कि उस काम की क्वालिटी ऐसी है। तो इंशाल्लाह सर ये अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अगर आपका एक नज़र गुजरा हो तो उसमें आप देखिएगा इन तमाम चीज़ों के लिए हम एक कंप्रीहेंसिव एजेंडा ला रहे हैं जिसमें कि इन प्रिंसिपल हमें अप्रूवल मिल चुकी है और अब ज़ाहिर है कैबिनेट और लेजिस्लेटिव प्रोसेस चलेगा। इसमें 2-3 मिनट देखें, टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना ये और मुल्कों में हुई है, बहुत अच्छी हुई है। हमारे पास हमारे साथ हमसायों में हुई है, 1-2 और मुल्क है जिसमें कम टाइम में हुआ है, जैसे आपकी मैक्सिको में हुई है। लेकिन ये कोई 6 महीने या 3 महीने का काम नहीं है टैक्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप टैक्स जीडीपी रेशो मैक्सिको में 2011 में 12.8% थी, बाद 2016 वो 17% पे पहुंच चुके थे। इसी तरह इंडिया में 2003 में 14% थी, 2008 में वो 19% पे पहुंच चुके थे। ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन में 3-4 साल लगते हैं। वैसे मगर जब इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, अगर आप वफाक की वहां पर कलेक्शन देखें तो 12% के आसपास ही, बाकी 6% स्टेट्स कंट्रीब्यूट करती हैं। यहाँ पे सूबों का कंट्रीब्यूशन हमारे अभी बहुत कम है। लेकिन जी दुरुस्त है, मैं बताता हूं, मैं अर्ज करता हूं। देखिए अब जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है ना वो इंडिया में सूबों के पास है। अच्छा, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स ऑन गुड्स फेडरेशन के पास है। मैं रफली आपको बता दूं कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अगर आप पूरे टैक्स सिस्टम में देखें शुड अलोन अकाउंट फॉर 6 to 7% ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशो। अच्छा, इस वक्त हम फेडरेशन के पास है ये यहाँ पे, लेकिन हम 3% पे पहुंचे। हमारी 106 ट्रिलियन की रफली जीडीपी साइज है, तो उसमें से जब हम 3.1 ट्रिलियन करते हैं तो हम रफली 3% के ऊपर हैं। हमें फेडरेशन को 6% पे जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें नहीं जाना चाहिए, सूबों को नहीं। सूबों का जो टोटल पोटेंशियल है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और सेल्स टैक्स सर्विसेज डाल के वो 3% है। सो अगर हम ऐसे सोचें कि फेडरेशन और सूबों ने मिलके 18% का टैक्स जीडीपी रेशियो अचीव करना है, तो इसमें से 3% उन्होंने करना है, 15% फेडरेशन ने करना है, 15 में से 1% आप समझे पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का है। बाकी ये जब 7 ट्रिलियन का गैप हम फिल कर लेंगे तो हम 14% ऑफ टैक्स टू जीडीपी रेशियो पे पहुंच जाएंगे इन फेडरेशन अलोन। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, आपने चेयरमैन एफबीआर की गुफ्तगू सुनी। प्राइवेट ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर की तफसीलात आप रखेंगे ब्रेक के बाद।
हुकूमत 26वें आईनी तरामीम जल्द अज जल्द मंजूर करवाने के लिए पुरज़म है और ये इशारा भी दे रही है कि ऐसा 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले SCO इजलास से पहले भी किया जा सकता है। इसके अलावा हुकूमत की ये कोशिश भी है कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाया जाए, मगर साथ ही हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो मौलाना फजल रहमान के बगैर भी आगे बढ़ा जा सकता है। इस हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के एक आला सतह के वफ्द ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। आईनी तरामीम के हवाले से JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि लोग आईनी अदालत की तजवीज़ को कबूल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये तजवीज़ हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना दिया जाए। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए कह चुके हैं कि हमारी कोशिश थी कि मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन भी मौजूद है, इसके बावजूद इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद एक बार फिर पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ रहमान ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें और सबको एक पेज पर ला सकें। इन दोनों मुलाकातों में मौजूद थे मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज आप लोग मिले पहले नवाज शरीफ साहब से, फिर आप लोग गए मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने। किसके ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक हो गया, फिर आप मौलाना को मनाने गए, या दोनों का अभी इत्तफाक नहीं हुआ है, मौलाना के करीब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जब से ये तरामीम के ऊपर गुफ्तगू स्टार्ट हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोई बाज़ाब्ता मुलाकात डिस्कशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से नहीं हुई थी। तो बिलावल साहब की जब उनसे मुलाकात APC पे हुई तो वहाँ पर बिलावल साहब ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा, मुलाकात करना चाहूँगा आईनी अदालत के हवाले से जो मुसव्विदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो इस हवाले से मियां नवाज शरीफ के साथ आज मुलाकात हुई और बिलावल साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद दहानी कराई कि ये जो आईनी अदालत का तस्वुर है ये 2006 में मीसाक जमहूरियत जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किया था, उसमें ये फैसला किया गया था किस तरीके से अदालती इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बिलावल साहब ने ब्रीफ किया और इन प्रिंसिपल मियां नवाज शरीफ साहब भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि हाँ, हमारे यहाँ कानूनी अदालती इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से माजी में सियासी बुनियादों पर मुकदमात को चलाया गया और सियासी मकासद के लिए एट टाइम्स फैसले अदालतों से, उसका भी जिक्र इस मीटिंग में हुआ। तो दोनों लीडरान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हमें आइन साजी के जरिए इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा पॉलिटिकल कंसेंसस इसके अंदर बिल्ड किया जा सकता है वो बिल्ड किया जाए। सब तो और फिर जो मौलाना से मुलाकात हुई, मौलाना की पार्टी, कल हमने देखा कि एक स्टेटमेंट हमदुल्ला साहब का आया जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट को ही आप फारिग कर देंगे। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि 200 के करीब मुकदमात हैं, 60,000 मुकदमात में से उसके लिए एक अलग आईनी अदालत से बेहतर है कि आप एक मखसूस बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। तो क्या आप प्रपोज कर रहे हैं मौलाना? हमने अगेन मौलाना साहब से जब आज मुलाकात की तो इस बात पर जोर दिया कि हमें आईनी अदालत के क़याम के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज बुनियादी जो मुलाकात का मकसद था, कल चूँकि पार्लिमानी कमेटी का इजलास है, खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में वो कमेटी मिलेगी सुबह 11 बजे, जिसके अंदर तमाम पार्लिमानी सियासी जमातें शरीक भी होंगी और इस मंदरजात के हवाले से, इस बिल के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, मुख्तलिफ आरा हैं, उनको रिकनसाइल करने की कोशिश की जाएगी। कामरान मुर्तज़ा साहब जो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं वो उनकी ज़ाती राय है। ज़ाती राय हर किसी की हो सकती है, लेकिन जो आईनी तरामीम होती है वो इनफरादी सोच पे नहीं होती है, वो इज्तिमाई सोच पर होती है। और नेचुरली जब लीडरान बैठते हैं, लीडरान बैठ के जब तमाम चीज़ों को पैराए में लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता है। मगर जब आज मौलाना की जो राय थी वो आपकी और नून लीग की इज्तिमाई राय के करीब थी या कामरान मुर्तज़ा साहब की इनफरादी राय के करीब थी? मौलाना साहब डे वन से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम जो है उसमें एतदाल लाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो मौजूदा निज़ाम है वो एक आम आदमी के मसाइल को हल
नहीं कर पा रहा। और दोनों बातें उनके सामने हैं। कामरान मुर्तजा साहब का जो प्रपोजल है वो भी उनके सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रपोजल भी उनके सामने है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह भी कंसेंसस बिल्ड किया जा सके वो कंसेंसस बिल्ड किया जाए। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आपको शाहजेब, जो कामरान साहब ने ये आईनी बेंच के हवाले से गुफ्तगू की है, नंबर्स पर जाए बगैर जब वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हमें लेट से आईनी बेंच बनानी चाहिए, तो वो कम से कम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा निज़ाम जो है वो इस्लाह की उसमें ज़रूरत है, तो इस्लाह पर वो मुत्तफिक हैं। अब तरीक़ेकार क्या है कि रास्ता क्या है वहाँ तक पहुँचने का, उसके ऊपर इत्तफाक़ राय लाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पिछले दिनों में जो बार बार हमारी गुफ्तगू हुई उसमें ये कामयाबी है कि कम से कम अब कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के बिहाफ पे ये ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ इसमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। तरीक़ेकार से वो इख्तलाफ कर रहे हैं, तरीक़ेकार पे पार्लिमानी कमेटी बैठेगी और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम उनको कायल करने में कामयाब हो पाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आईनी बेंच बनेगी तो चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी उसके अंदर नहीं हो सकती। अगर आईनी बेंच बनेगी तो हमारा प्रपोजल जो है कि हर सूबे से बाय रोटेशन चीफ जस्टिस आने की जरूरत है उस आईनी अदालत में, वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई आईनी मामला आता है तो तमाम प्रायोरिटी जो है वो उस आईनी मामले की तरफ चले जाती है, और जो नॉर्मल केसेस होते हैं एक आम आदमी के, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो जब आप इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आईनी बेंच बनाएंगे तो जो आम आदमी का मसला है शाहजेब वो तो फिर हल नहीं हो पाएगा। और तो आज आप क्योंकि मौलाना से मिलकर PTI बहुत खुश थी, उन्होंने कहा कि रास्ता रुक गया है नई तरमीम का, तो रास्ता रुक गया है, आप भी खुशी निकले मौलाना से मिलके, या आपको भी रास्ता नहीं रुका, मौलाना वाला रास्ता नहीं मगर दूसरा वाला रास्ता नजर आ रहा है जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो सकते हैं, जो कि वोट दें सेनेट में और नेशनल असेंबली में? शाहजेब, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मैं ये समझता हूँ कोई भी सियासी जमात अगर किसी चीज पर लचक का मुजाहरा ना करे तो चीजें आगे बढ़ नहीं सकती हैं। मौलाना साहब भी बड़े ज़ीरक मुदब्बिर सियासतदान हैं, बिलावल साहब हो, मियाँ नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी साहब हो, इन सब ने माजी में ये चीज़ साबित की है कि किस तरीके से आप तमाम लोगों को साथ लेकर आगे चल सकते हैं। कभी भी चीजें आइडियल नहीं होती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा जिद्दोजहद ये होती है कि आप किस तरीके से कंसेंसस बिल्ड कर लें या जो राय है उसको हमवार कर लें। तो पीपल्स पार्टी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था आईनी अदालत का, इसके ऊपर हम सब आज भी कार फरमा, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद नजर आती है कि कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास वापस स्टार्ट होगा और इंशाअल्लाह इसके अंदर हम इत्तफाक़ी राय बिल्ड करने में या एटलीस्ट जो 2/3 मेजॉरिटी है वो हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद हम मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आपका और नून लीग का इत्तफाक़ी राय हो गया या वो भी अभी बहुत दूर है, बहुत फासला है या करीब है? शाहजेब, आईनी अदालत पे तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है। जब इनिशियली हमारी इंगेजमेंट स्टार्ट हुई थी और बिलावल साहब ने मुख्तलिफ जो तजावीज़ आई थी उसके अंदर जब ये 2006 के मीसाक जमहूरियत का जिक्र करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की, तो नून लीग की तरफ से कोई इसका काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया। उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया कि हाँ, जब उनके कायद भी इस बात का अयादा कर चुके हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो क्यों ना दोनों सियासी जमातें मिलकर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ें। जो जजेस की तैनाती है जुडिशल कमीशन के जरिए कि एक एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, फेयर जुडिशल कमीशन हो, उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट कंसेंसस है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मामला इसी तरीके से अच्छे अंदाज से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया मुज़फ़्फ़र, आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज खैबर पख्तूनख्वा में मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर साथ बैठे, क्या मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में कल होने वाले जिरगे को लेकर कुछ दिनों से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। कई दिनों के क्रैकडाउन और तंजीब पर पाबंदी आयद करने के बाद आज वफाकी और सूबाई हुकूमत ने मसले का सियासी हल निकालने के लिए बातचीत के आगाज़ का फैसला कर लिया है, जिसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को दी गई है। अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में वज़ीर आला हाउस पेशावर में आज सियासी जमातों का ग्रैंड जिरगा हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान मोहसिन नकवी को मुतादिद बार PTI पर क्रैकडाउन का जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और
कल तक अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी एक दूसरे को बड़े बड़े चैलेंज दे रहे थे, धमकी आमेज बयानात दे रहे थे। 5 अक्टूबर को पीटीआई के डी चौक पर एहतजाज के लिए अली अमीन गंडापुर जब इस्लामाबाद पहुंचे तो मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में उन्हें ढूंढते फिर रहे थे। उन्हें पकड़ने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में छापा पड़वाया, जबकि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक वो गिरफ्तारी से बचने के लिए छुपते छुपाते 24 घंटे बाद पेशावर पहुंचे और आज अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी एक साथ बैठे नजर आए। इस पर अली अमीन गंडापुर की जमात के रहनुमा और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने जा रहे थे और आज उनके कदमों में बैठ गए। मोहसिन नकवी के मकरू ऑर्डर्स, ये वफाकी हुकूमत का मकरू चेहरा देख रहे हैं। बिगाड़ वफाकी हुकूमत के हाथों है। इसको सुधारने के लिए अभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कदमों में आके बैठे, तो जिस वक्त इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा की इज्जत पे हाथ डाला था, उस वक्त ये क्या सत्तू पी के सोए हुए थे या नशे में थे? ताकत के नशे में थे। मकरू चेहरा आपने देख लिया, पर परवरदिगार भी है। ये इनकी आकड़ रब ने कुछ घंटों में ही निकाल दिया कि आज उसी वजीर आला अली अमीन खान जिसको ये अरेस्ट कर रहे थे, वो आज उसी वजीर आला का आके पैरों पे बैठे हुए हैं। उमर अयूब कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी अली अमीन गंडापुर के कदमों में बैठ गए, मगर खुद अली अमीन गंडापुर ने कल कहा था कि सूबे में अमन अमान की हालिया सूरत हाल पर मीटिंग बुलाने के लिए उन्होंने ही वफाकी हुकूमत से रब्ता किया था, जिसे वफाकी हुकूमत ने खुशाइंद करार देते हुए आमादगी जाहिर की कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मीटिंग में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। हमने फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता किया और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस बात को खुशाइंद कहकर हमारे साथ इस बात पे आमादगी की। कल उनकी तरफ से इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पे पेशावर आएंगे और कल इंशाल्लाह तमाम जो और पार्टियां हैं हमारी, उनके मशरान को भी हमने दावत दी है। हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन भी होंगे और साथ में फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी जो है इंटीरियर मिनिस्टर करेंगे। और कल 12 बजे CM हाउस पेशावर में यहाँ पे एक मीटिंग होगी, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि मिल बैठ कर इस सूबे के लिए, इस सूबे की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अमन व अमान के लिए इंशाल्लाह एक ऐसा रास्ता निकालने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह कि जिससे मसला हल होगा। बहरहाल आज होने वाले ग्रैंड जिरगे में बातचीत के जरिए मसला हल करने पर इत्तफाक किया गया है और ये खुश आइंद बात है कि इस मामले का सियासी हल तलाश किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि एक संजीदा कोशिश होगी। आज के बाद में इतादा दीजिए। अल्लाह।